कॉकरोच प्रोटेस्ट। आज सोनम वांगचुक साहब की भूख हड़ताल का 18वां दिन है। 18 दिन। ये सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि सब्र, हिम्मत और अपने मकसद के लिए अटूट जज्बे की दास्तां है। जब कोई शख्स अपनी यकीन और अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए अपनी सेहत तक दांव पर लगा दे तो उसकी कुर्बानी को हल्के में नहीं लिया जाए। हम दिल से दुआ करते हैं कि गॉड सोनम वांगचुक साहब को सेहत, ताकत और इस्तेकाम अता फरमाए। उनकी आवाज़ को मोहब्बत, समझदारी और एहतराम के साथ सुना जाए। जमहूरियत की असली रूह यही है कि हर आवाज़ को अहमियत दी जाए, हर मसले को गुफ्तगू और मुज़ाकरत के साथ हल किया जाए। आज उनका ये अमल हमें ये पैगाम देता है कि सच, इंसाफ और अपने मकसद के लिए किया गया संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। आइए हम सब उनके लिए नेक दुआ करें कि उनका जज्बा कामयाब हो, उनकी सेहत महफूज रहे और मुल्क में अमन, इंसाफ और बेहतर मुस्तकबिल की राह और रोशन हो। कॉकरोच प्रोटेस्ट के इतने बड़े मजमे में मुझे अभिजीत भाई से मिलने का मौका तो पहले भी मिल चुका था, बट सोनम वांगचुक सर से मिलने का मौका पहली बार मिला था, क्योंकि सोनम वांगचुक सर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। उनका 8 किलो वजन घट चुका है। मैं जब सोनम सर के पास गया और सर को मैंने नमस्ते की तो आप सर के हाथ देख सकते हैं। हाथ वो मिला भी नहीं पा रहे थे अपने ही हाथों से, और उनके हाथ कांप रहे थे। वो बात करने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए मैं उनके पास थोड़ी देर बैठा और वहाँ से वापस आ गया। अब वापस आते हैं प्रोटेस्ट की तरफ। आज प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ जितनी पहले दिन थी, क्योंकि आज भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद भी प्रोटेस्ट में आए, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और स्टेज पर आकर भाषण भी दिया। आज की भीड़ आप इस फ्रेम में देख सकते हैं कि आज कॉकरोच प्रोटेस्ट में बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग आए थे, जो कि आप देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ और भी सेलिब्रिटीज़ आए, जैसे कि कुणाल कामरा और के क्रिएशन। काव्या मैम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करने आई थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज़ लिए, उनसे बात की, उनकी फीलिंग्स पूछी और देश की जगह जगह तरह तरह की समस्याओं के बारे में इन्हीं बच्चों से और भी लोगों से बात की, जिनमें एक मैं भी था। विराट कोहली की। विराट कोहली जैसे लगते भी हुआ। ऐसा बोलते हैं क्योंकि 2008 से मैं विराट कोहली का फैन रहा हूँ, बहुत तगड़ा वाला, अंडर 19 के टाइम में। और मैं इतना तगड़ा फैन था, मेरे कॉलेज में, मेरे गांव में सब मुझे विराट कोहली के नाम से जानते थे, विराट कोहली, विराट कोहली। बट आज की डेट में मैं विराट कोहली का फैन नहीं। ये जर्सी मैंने अभी कुछ टाइम पहले खरीदी थी, पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद से। बट विराट कोहली के लिए आईपीएल जीतने के बाद में हम स्टेडियम के बाहर मर रहे हैं, और वो उसका टाइम ऐसा आ रहा है कि वो रन्स नहीं कर पा रहा है, टीम से बाहर कर रहे हैं लोग, उसे प्रेशर डाल रहे हैं। कि उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे प्रेशर किया गया था तभी मैंने टेस्ट टीम छोड़ी, टेस्ट की कप्तानी छोड़ी। तो उसके लिए हम स्टोरीज लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं कि विराट कोहली है, विराट कोहली है, देश के लिए खेल रहा है, देश के लिए। बट विराट कोहली हमारे लिए क्या कर रहा है? सिर्फ रन्स करना या टीम को जिताना, वो तो एक क्रिकेट गेम है ना। क्रिकेट को गेम खेलते हैं, गेम तो गेम होता है, बट रियल जिंदगी और गेम को कनेक्ट नहीं कर सकते ना। हम गेम को रियल जिंदगी से कनेक्ट करते हैं, बट वो हमारी रियल जिंदगी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स मर गए, 21 स्टूडेंट ने सुसाइड की। विराट कोहली का कोई ट्वीट आया? विराट कोहली ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं भाई। आप धर्मेंद्र प्रधान से सवाल मत करो, आप सरकार से सवाल मत करो, बट विराट साहब आप ये तो कह सकते हो कि उनके माता पिता के लिए उन्हें सब्र दे सकते हो कि मुझे बुरा लगा है कि ऐसा हुआ है, या आपके बच्चे की डेथ हो गई है, ऐसा हुआ है। बट किसी का, ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, मैं खुल के कह रहा हूँ भाई, किसी का कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चुपचाप बैठे हैं। बैठे रहो भाई, क्योंकि बनाने वाले तो हम है ना, थिएटर फुल करने वाले तो हम है ना। एक सिंगर है, अभी आप समझ ही जाओगे, जब वो कॉन्सर्ट करते हैं तो इतने इतने आंसू करके एक एक लड़की रोती है, और वो वीडियो इतनी वायरल होती है। और वो सिंगर से पूछा कि आप सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए कुछ कहोगे, तो वो बोले ये पॉलिटिक्स मुद्दा है, इसके लिए मुझे नहीं बोलना है। क्या है भाई? उसी वो जो पहले आप अपना कॉन्सर्ट कर रहे हो टिकट्स के लिए, आप बोलते हो सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो क्या ये पॉलिटिकल शेयर नहीं था? राहत इंदौरी ने जब ये शेयर बोला था, ये शेयर बोला था, तो किस पर्पज से बोला था? पॉलिटिक्स के पर्पज से बोला था ना, सबके लिए बोला था ना। तो आप अपना कॉन्सर्ट भरने के लिए शेयर बोलते हो पूरे कॉन्सर्ट में कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में,
और आपसे आज हम अपनी जिंदगी के लिए, अपने लोगों के लिए, उन माँ बाप के लिए बोलेंगे भाई कुछ तो बोलो, हाथ जुड़वा लो, कुछ तो बोलो। अभी सोनम सर स्ट्राइक पर बैठे हैं। सोनम सर पर सवाल उठ रहे हैं कि सोनम सर जब वॉशरूम जाते हैं तो एक पॉलिथीन लेके जाते हैं और उसमें कुछ होता है और वो जाकर खाते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि भाई ऐसा सच हो कि सोनम सर जाके वॉशरूम में कुछ खाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सोनम सर भूख की वजह से अपनी जान दे दें। वो कुछ खाएं। उनके पास 5 साल का वीजा है स्विट्जरलैंड का। मेरी डेस्टिनेशन मतलब जो मेरी एक, मैं किसी ड्रीम डेस्टिनेशन मैं मानता हूँ तो स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ मैं। उस बंदे के पास 5 साल का वीजा है और अभी वो स्विट्जरलैंड से ही आए हैं। मैंने उनकी पोस्ट देखी है। बट वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं भाई? वो चाहते तो भाई स्विट्जरलैंड में रहते, मौज करते। स्विट्जरलैंड जैसा खूबसूरत देश कौन छोड़ेगा? बट वो हमारे लिए बैठे हैं ना। तो अगर वो जो बोल रहे हैं, जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वैसे वो खुददार बंदे हैं, ऐसा करेंगे नहीं। अगर उन्हें करना होता तो इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी आने लगे हैं। अब तो बहुत से लोग आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं भी खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर कुछ खा लीजिए, तोड़ दीजिए हंगर स्ट्राइक। बट नहीं, वो नहीं खाएंगे। उनका 8 किलो वजन कम हो चुका है 18 दिन में बिना खाए। बट उन पे सवाल उठाने के वो पॉलिथीन लेकर जाते हैं तो वो खाते हैं। मैं मानता हूँ भाई वो खा लें, मैं चाहता हूँ वो चीटिंग कर ले, हम उनके साथ हैं। तब भी वो चीटिंग करे, वो कुछ खाएं। उनका जिंदा रहना इस देश के लिए बहुत जरूरी है, ताकि ऐसा बंदा आए जो सवाल उठाए। मैं मुरादाबाद से आता हूँ, मुरादाबाद के एक छोटे से गांव से। मेरी सिटी को विराट सिटी कहा जाता है। जो मेरे एरियाज में लोग हैं वो स्टूडेंट, मतलब 12th तक की शिक्षा ऐसी हो गई, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में पूछते थे कि कहाँ है आपका लड़का, कि दिल्ली में है वो, कि उसका काम सही चल रहा है। तब तो उन्हें पता था, उन्हें ये तक नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पर पढ़ाई होती है। और मैं वहाँ पर पढ़ने गया हूँ क्योंकि उनके बच्चे सब दिल्ली में आते हैं जींस का काम करने, कारखानों में काम करने। तो उनका यही है कि वो भी कारखानों में काम करने गया होगा। तो यहाँ तक का सवाल है। मुरादाबाद को विराट सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या मुरादाबाद के स्कूल में विराट के बारे में बताया जाता है? सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मुरादाबाद का है, विराट का। जो भी किसी भी बाहर के प्रधानमंत्री को, मोदी जी या योगी जी किसी को सम्मानित करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो मुरादाबाद से वो आर्टिकल बन कर जाता है। क्या वहाँ पर वो मॉडल पढ़ा रहे हैं हमारे स्कूलों में? बच्चों को बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी सिटी विराट सिटी के नाम से जानी जाती है पूरे देश में, तो क्यों उसे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लेकर जा रहे हैं? उसके बारे में वो मॉडल पढ़ाइए ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाइए बच्चों को, ताकि वो इंटरेस्ट लें, उन्हें लगे कि कुछ है, हमारी भी सिटी में कुछ है, हमें स्कूल जाएं, हम पढ़ें। बट उनका यह है कि 12th तक पढ़ेंगे। मेरा खुद का छोटा भाई बोलता है कि मैंने 12th के बाद मुझसे पूछा कि क्या करेगा, तो उसका यही था कि मुझे क्रिकेट में जाना है। तो मैंने कहा भाई वो तो पॉसिबल नहीं है, तो छोड़ दे, क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह इतनी है क्रिकेट में कि वो तो उसने बोला कि मुझे पैसे कमाना है। मैं कहा पढ़ना, कि मुझे पढ़ना नहीं, पढ़ के क्या क्या हो रहा है, कौन है यहाँ पे जो पढ़ के। मेरे साथ के दोस्त जिन्होंने मेरे साथ 12th किया है, अभी तक वो कोचिंग कर रहे हैं, उनकी जॉब्स नहीं लगी, तो वो एग्जाम्पल दे देता, मैं उससे क्या कहूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, तो अभी टाइम ले और देख। और इतनी, मतलब हमारे देश में इतनी खतरनाक, मतलब इतनी गंभीर सिचुएशन है। मैं आपको फॉलो करता हूँ तो मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, गाँव वगैरह, विलेजेस वगैरह। मैंने एक विलेज एक्सप्लोर किया था पंजाब में, कालूवाला करके, हुसैनी वाला बॉर्डर पर एक विलेज है। उसे हिंदुस्तान का टापू बोलते हैं। सतलुज नदी के पार वो विलेज है। उसमें 5वीं तक का एक स्कूल है। और उस स्कूल के 5वीं के बाद में अगर बच्चे जाएंगे पढ़ने, तो सतलुज नदी पार कर कर जाएंगे बोट से। 5-5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे 5 किलोमीटर दूर जाएंगे। 5 किलोमीटर दूर दूसरा गाँव है, वहाँ पर 5 क्लास के बाद की स्कूल है। तो वहाँ पर बच्चे जाते हैं अपनी जान हथेली पर लेकर पढ़ने के लिए। 2026 की बात बता रहा हूँ मैंने वो गांव एक्सप्लोर किया। और मेरा था कि मैं कभी आपसे मिलूं तो आपसे बोलूं, ये सजेस्ट करूंगा आप एक बार उस गांव पे जाओ। और मैंने उन गांव वालों से वादा करके आया था मैं कि मुझे कोई बड़ा अगर मिला, चाहे मीडिया वाले या कोई भी मिला मुझे, मैं उनसे ये बात कहूंगा, उन्हें सजेस्ट करूंगा आप एक बार उस गाँव के बारे में देख लो। कालू वाला नाम है उस गाँव का। जो बाढ़ आई थी पीछे, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ था उसी गाँव को हुआ था। और अभी भी अगर बाढ़ आ गई तो वो गाँव वाले छतों पर आ जाएंगे। भाई एक बात बताओ, ऐसा क्यों है जब लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो पॉलिटिकल है, ये कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या इनका किसी पार्टी के साथ रिलेशन होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा इनके साथ जुड़ने। उन लोगों को क्या कहोगे? भाई मैं यही कहूंगा कि अगर ये कल को पार्टी ज्वाइन भी कर लें, तो ऐसा तो नहीं है कि ये गलत चीज के लिए पार्टी ज्वाइन करें। जो इनका मोटिव है, जिस चीज के लिए ये पार्टी ज्वाइन करेंगे, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा एजुकेटेड, अगर मिसाल के तौर पर आप सोनम वांगचुक जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दोगे, तो कौन है यहाँ पर जो डिसएग्री करेगा? मुझे बता दो, कोई है यहाँ पर जो डिसएग्री करेगा कि सोनम वांगचुक जी एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनाए? नहीं, कोई नहीं करेगा ना।
तो हम तो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी एजुकेशन मिनिस्टर बना दो आप। अगर आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल एंगल ला रहे हो तो बनाओ ना, हम तैयार है बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे, अगर आप ये मानते हो कि पॉलिटिकल को ज्वाइन कर लेंगे तो आओ ना, लो इन पॉलिटिक्स में, राहुल गांधी आओ यहाँ पर, बात करो इनसे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम कांग्रेस में लेंगे या आप में लेंगे, या जो भी पार्टी है भाई आओ तो यहाँ पर। मुद्दा उठाने का काम होता है विपक्ष का, यहाँ पे विपक्ष कोई नहीं है। क्या अभिजीत जी के विपक्ष है? क्या सोनम वांगचुक जी विपक्ष है? अगर सत्ता के लिए कोई सवाल उठाएगा संसद में जाकर तो वो कौन उठाएगा? विपक्ष। विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा है, विपक्ष तो शांत बैठ गया। अब आकर कुछ पॉलिटिशियन आने स्टार्ट हुए हैं, जैसे अखिलेश यादव ने दिया और उनकी पार्टी के कुछ आए, आज चंद्रशेखर जी आए। तो भाई आओ ना, हम तो चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस ही ऐसे हो जैसे ये हैं, पढ़े लिखे हो, जिन्होंने सब कुछ देखा हो, यंग हो। आपने कहाँ से पढ़ाई की भाई? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से पढ़ाई की है, 12th मैंने अपने गांव से किया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामजस कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा था मेरा, तो मेरे लिए तो वो स्वर्ग था, क्योंकि मैं गांव से पढ़कर आया, वहाँ पे लैब नहीं थी। लैब में जब मैं गया तो मुझे पता चला कि परखनली टेस्ट ट्यूब होती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा था मैं, तो इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे तो सब अच्छा ही अच्छा लग रहा था, अच्छे टीचर। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी सिटी मुरादाबाद है, मैं गांव में रहता हूँ, बट अगर मैं अपने गांव के स्कूल को देखूँ और मुरादाबाद के स्कूल को देखूँ तो वहाँ पे प्राइवेट, मैं सरकारी की तो बात नहीं कर रहा, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ के टीचर्स अलग हैं, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन, उनका पढ़ाने का तरीका, उन्हें नॉलेज, और गाँव के जो टीचर्स हैं उनकी नॉलेज, उनकी क्वालिफिकेशन अलग है। तो हमें तो वही दिया गया ना जो जितना सीमित था, जो सिटी में थे उन्हें उतना ज़्यादा मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भाई अगर शिक्षा है तो इतनी तो मिले, सबको समान तो मिले। तो अगर मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, वो यही वजह है कि मेरी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। जब एक गांव से बच्चा आता है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में, तो क्या उसका एक्सपीरियंस अलग होता है एक शहरी बच्चे से? बिल्कुल अलग होता है, बहुत कुछ अलग होता है। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अगर गांव के स्कूल से पढ़ा है तो वो हिंदी मीडियम होगा। 90% ये है कि हिंदी मीडियम ही होगा। उस गांव के आसपास के गांव का कोई टीचर होगा जो अच्छा पढ़ा होगा, जिसने बीए या बीएड किया होगा, गांव से ही रह के या घर रह के या जैसे भी किया होगा, वही उस गांव में 5-7 हज़ार रुपये रख लेते हैं, वो वही उन्हें पढ़ाते हैं। अब उन्हें जितनी नॉलेज है वो उतना ही देंगे। दूसरा काउंसलर नहीं होता कि करना क्या है। मैंने जैसा आपको बताया कि आपका बेटा दिल्ली में कारखाने में काम सही चल रहा है ना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मेरे वालिद साहब को कोई बताता था, मेरे वालिद साहब बताते थे कि आपका बेटा कहाँ पे पढ़ रहा है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो उन्हें सामने वाले का रिएक्शन देख कर बहुत अच्छा लगता है, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है आपका बेटा। तो गाँव वालों के लिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो जानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी। तो एक काउंसलर ही नहीं है स्कूल में, कोई बताने वाला नहीं है, पैद नहीं है। एक काउंसलर हो, एक टीचर हो जो बच्चे की काबिलियत देखकर, उसके हाव भाव देखकर बताए कि भाई तुझे इस लाइन में जाना चाहिए, तू इस लाइन में अच्छा कर सकता है, तुझे डॉक्टर बनना चाहिए तो डॉक्टर अच्छा करता है, तेरी मैथ अच्छी है तुझे इंजीनियर बनना चाहिए। बट ऐसा कुछ है ही नहीं। हम थे थोड़ा एक्टिव थे, सोशल मीडिया चलाते थे, यूज़ करते थे, तो हम आ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने किससे पढ़ाई की, क्या चीज़ की पढ़ाई की? मैंने जूलॉजी ऑनर्स में पढ़ाई की है। जूलॉजी ऑनर्स, ये अलग सब्जेक्ट है। हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट, जीव विज्ञान।